Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है जहां पर हम एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोकेशन हम ऑलरेडी एशिया की देख चुके हैं, आसपास क्या है, ओशन, लैंड क्या है, सब कुछ देख चुके हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में जानेंगे एशिया की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उसी मैप से जो हमने सबसे पहले देखा था, और वो था ये वर्ल्ड मैप जहां पर हमने एशिया को लोकेट किया था। तो ये जो रेड वाला आप पोर्शन देख रहे हैं ये है एशिया। तो एशिया इज नॉट वन ऑफ द इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो ये सारा जो एरिया है ये एशिया का है। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, दिस इज अनदर कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो दिस कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, राइट। अब ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साथ में, दिस इज यूरोप, यह आपने क्लास 7 में पढ़ा है। दिस इज अमेरिका, सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, and this one is South America. ओके, तो ये आपने पढ़ा है क्लास 6 में। तो इतना अगर आपको क्लियर है, और ये क्या है, वही कॉन्टिनेंट जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ ओके, वंस मोर अ क्विक रिकॉल, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, और इसी में यहाँ पर हमारा एक लास्ट कॉन्टिनेंट है विच इज एंटार्क्टिका। तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ है। ठीक है, सो दिस इज एंटार्क्टिका। ओके, चलो आगे देखते हैं। नाउ द मेजर प्लेटूज ऑफ एशिया। तो एशिया के जो प्लेटूज हैं उनकी बात करेंगे। सो दे आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ सेंट्रल माउंटेन्स। तो एशिया की सेंट्रल माउंटेन्स के साउथ में हमें प्लेटूज देखने को मिलते हैं, मतलब नीचे की तरफ को प्लेटूज हैं। तो जो मेन प्लेटूज है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद ये भी आया होगा कि ये प्लेटू क्या होता है। तो आपने ना ये देखो, इस पिक्चर में देखो, ऐसी कुछ फ्लैट लैंड देखी होंगी। मतलब ये ना, अगर ये हमारा ये सरफेस है, कुछ ऐसी लैंड्स होती हैं जो इससे ना थोड़ी सी ऊपर होती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आसपास सब कुछ नीचे है और एक ऊपर को उभर के एक टेबल जैसा है। सो दैट फ्लैट लैंड विच इज हायर देन द ग्राउंड आर द प्लेटूज। और ये वोल्केनिक इरप्शंस से बने हैं। काफी सारे ऐसे प्लेटूज हैं जो वोल्केनिक इरप्शंस, विंड या वाटर के फ्लो की वजह से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्लेटू। ठीक है, दिस इज अ प्लेटू मतलब। नाउ देयर आर 3 मेन प्लेटूज इन एशिया। फर्स्ट इज द अरेबियन प्लेटू। अरेबियन, तो ये कहाँ पर है, ये सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, देन पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन प्लेटू, सो ये है इंडिया में, राइट। यनन एंड शान प्लेटूज, तो ये चाइना और म्यांमार में है। ओके, कोई बात नहीं, इतना ही समझना था अभी इनको डिटेल में समझेंगे। स्टार्टिंग विद द अरेबियन प्लेटू। तो ये है हमारा एशिया का मैप जिसका मैंने एक पार्ट लिया है। ठीक है, सो दिस इज द रेड सी, राइट। और यहाँ पर अफ्रीका शुरू हो चुका है। और ये कौन सा, ये एक पेनिनसुला था, क्या नाम है इसका, सिनाई पेनिनसुला, राइट, जो एक बाउंड्री है अफ्रीका और एशिया के बीच में। तो यहाँ पर ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, राइट, तो ये है सऊदी अरेबिया और यहीं पर है अरेबियन पेनिनसुला। सो दिस लाइज टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द रेड सी। तो ये रेड सी है, रेड सी के ईस्ट में अरेबियन पेनिनसुला है। सो इट राइजेस स्टीपली फ्रॉम द कोस्ट एंड जेंटली स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टवर्ड, मीट्स द वैली ऑफ रिवर टिग्रिस। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक रिवर आती है जो यहाँ से शुरू होती है। तो आई विल मार्क इट विद ब्लू। ठीक है, तो एक रिवर जो कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आती है। ठीक है, सो दिस इज रिवर
टिग्रिस, ये इसका जिक्र ना आगे भी होता रहेगा तो आपको याद हो जाएगी। तो इस रीजन में ये रिवर टिग्रिस है, तो इसकी जो वैली बनती है उस तरफ को इसकी स्लोप है। सो द स्लोप इज टुवर्ड नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो इसकी स्लोप जो है ना वो इस तरफ को है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को, राइट तो काफी स्टीप है। नाउ देयर आर द ड्राई रीजन्स, दीज आर द ड्राई डेजर्ट रीजन्स जहां पर रिवर्स नहीं है। तो ये जो अरेबियन पेनिनसुला है ये ड्राई डेजर्ट रीजन है जहां पर रिवर्स नहीं है, राइट। अब तो यहां पर ही अगर मैं इसमें आपको पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ कहां पर है ये अरेबियन पेनिनसुला, तो आप मुझे बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। ये है सऊदी अरेबिया और एशिया में इस जगह पर, ये अफ्रीका है और ये एशिया है, तो यहां पर है अरेबियन पेनिनसुला और यहीं से यहां जैसे से वो रिवर टिग्रिस आती है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड पेनिनसुला विच इज द पेनिनसुलर इंडिया, और जिसे हम डेक्कन प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया विच इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, कहां पर है ये रिवर नर्मदा? तो थोड़े बड़े एनलार्ज्ड व्यू में मैं आपको बताती हूँ। तो रिवर नर्मदा है यहां पर, ठीक है, यहां पर है रिवर नर्मदा। ओके, तो इस रिवर नर्मदा के साउथ में आपको डेक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा। तो क्या आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो, ये जो यहाँ पर महाराष्ट्र प्लेटू लिखा है ना, सो बेसिकली दिस कंप्लीट रीजन, ये जो ब्लू में मार्क्ड है, दिस इज डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज डेक्कन प्लेटू। ओके, क्लियर हो गया कहां पर है? तो साउथ की तरफ को है, महाराष्ट्र से शुरू होता है। सो इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो अब कहां पर वेस्टर्न घाट्स और कहां पर ईस्टर्न घाट्स? तो इस तरफ को ये वाला जो रीजन है ना, सो दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, और जो ईस्ट की तरफ को है, इंडिया का जो ईस्ट की तरफ को है, दीज आर द ईस्टर्न घाट्स। सो ये क्या है? दीज आर द ईस्टर्न घाट्स और ये हैं वेस्टर्न घाट्स। Okay, so there is a gentle slope from Arabian Sea coast to the Bay of Bengal. तो ये कैसे हैं? So ये वाली जो साइड है ना, ये है इंडिया, है ना, इंडिया में यहाँ पर अरेबियन सी है और इस तरफ को है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसकी जो स्लोप है ना वो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ को है, एक जेंटल स्लोप। So they are traversed by rivers like Kaveri, Godavari, Krishna and Mahanadi. Traversed मतलब in simple these are crossed, मतलब ये जो प्लेटू है ना, इसमें इस प्लेटू को क्रॉस करती हैं हमारी कुछ रिवर्स, जो कि हैं कौन कौन सी थी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। ठीक है, तो यहाँ पर कावेरी जो है वो इस जैसे रीजन में है। ठीक है, फिर आती है कृष्णा, तो कृष्णा भी कहीं यहाँ पर है, राइट, और गोदावरी वो यहाँ पर है, और एक लास्ट कौन सी थी? महानदी। तो महानदी ये है। ठीक है, तो ऐसे दिस डेक्कन प्लेटू इज क्रॉस्ड बाय दीज 4 रिवर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द थर्ड वन, द थर्ड प्लेटू इज यनन शान प्लेटू। तो यनन चाइना में है और शान प्लेटू जो है वो म्यांमार में है। सो दे हैव द स्टीप वेस्टर्न स्लोप एंड आर ड्रेन्ड बाय सैल्विन, मेकोंग, साई, कियांग रिवर। So this Yannan plateau is divided by Changjiang river and the Shan plateau is dissected by Mekong and Salween rivers. अब ऐसे पढ़ेंगे तो याद रहेगा, मुझे तो नहीं रहता था, तो आपको भी मैं ऐसे रटने नहीं दूंगी, आपको भी मैं मैप में बताऊंगी जिससे आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे यनन शान प्लेटू की, राइट, सो यनन है कहाँ पर? चाइना में। तो ये है चाइना, राइट, तो रफली बॉर्डर्स बना रही हूं मैं। सो यहाँ पर है यनन प्लेटू इस रीजन में, और यहाँ पर ही इसको डाइसेक्ट करती है एक रिवर, और उस रिवर का नाम है चैंगजियांग, राइट। तो कैसे है? कुछ ऐसे आती है ये रिवर इस तरफ को। ठीक है, तो यहाँ पर है यनन प्लेटू, और ये जो रिवर है दिस इज जियांग रिवर।
ओके वहीं पर म्यांमार, ये है म्यांमार, म्यांमार में है दूसरा प्लेटू विच इज शान प्लेटू। ठीक है, तो यहां पर है शान प्लेटू और इसको जो दो रिवर्स डाइसेक्ट करती हैं वो इसी जगह पर हैं, मतलब म्यांमार में हैं। तो कुछ यहाँ पर दो रिवर्स हैं और इन रिवर्स के नाम है मेकोंग एंड सैल्वीन रिवर। ठीक है, तो यनन प्लेटू को एक रिवर डाइसेक्ट कर रही है और शान प्लेटू को दो रिवर्स डाइसेक्ट कर रही हैं, या डाइसेक्ट या डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, क्लियर, बस इतना ही याद रखना है। मैप में देख के ना आपको पिक्चर याद रह जाती है, इसलिए हम हमेशा मैप में मार्क करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो कहाँ आना है, या तो लर्न हब सर में क्लास बुक करनी है, या फिर अगर छोटा सा डाउट है तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रिवर बेसिन्स और ग्रेट रिवर वैलीज की। तो एक जो रिवर बेसिन होता है वो रिवर बेसिन, रिवर सबको पता है एक बहता हुआ पानी, राइट। रिवर बेसिन एक ऐसा एरिया होता है लैंड का ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर रिवर, उस एरिया में रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं पानी को, राइट। सो द मोस्ट एशियन रिवर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड सेंट्रल हाईलैंड प्लेटूज ऑफ एशिया। तो बहुत सारी ऐसी रिवर है, मतलब मोस्टली रिवर्स जो एशिया में बहती हैं वो ऐसी हैं जो चलती हैं, जो स्नो कैप्ड माउंटेन से आती हैं या जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं एशिया के, वहां से ओरिजिनेट होती हैं। सो दे आर द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एशिया इज डोमिनेटेड बाय दीज हाईलैंड। तो मतलब जो हाईलैंड्स हैं, जो एशिया के जो हाईलैंड्स हैं वो ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, मेजर रिवर्स इन द मोस्ट मेजर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स, from central highland region. ठीक है, now out of the 10 longest rivers in the world, 8 कहां पर हैं? एशिया में। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ओके, चलो अब हम आते हैं मेजर रिवर बेसिन्स पर, इंडिया की जो मेजर रिवर बेसिन्स हैं। So first is in the Great Plain of China, so formed by 3 westward flowing river, मतलब 3 ऐसी रिवर्स जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, इस तरफ को फ्लो करती हैं। ठीक है, तो रिवर्स के नाम क्या है? वांगहू विच इज also known as Yellow River, then Yangtze River, then Saikiang River. ओके, नाउ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो कहां पर है? इंडिया में है। इट इज फॉर्म्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड बांग्लादेश एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ एशिया बट ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको यहां पर मार्क करते हैं। सबसे पहले ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना। तो चाइना का अगर आप ये वाला रीजन देखो, मतलब ये वाला जो रीजन है ना, सो दिस इज ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर ही यहीं से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। और अगर हम आ जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, तो वो ना इंडिया में इस रीजन में आपको ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। बस इतना ही जाना है, इसको अभी आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, बस हम इतना समझेंगे। ओके, नाउ द इंडस रिवर बेसिन। तो इंडस रिवर बेसिन अगेन कहां पर है? इंडिया में है एंड मोस्टली पंजाब में है और पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडिया में मोस्टली पंजाब वाले रीजन में है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ये इंडस रिवर बेसिन है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये है वो इंडस रिवर, राइट। तो बहुत सारी इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ये इंडस रिवर है और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम। कहाँ पर है? ये है झेलम, चेनाब which is here, Chenab river, then Ravi, then Satluj and Beas. So Jhelum, this is Indus river, this is Chenab river, this is Ravi, this is Satluj and this is Beas. तो ये सारी फिर आगे जाके मिल जाती हैं। तो इंडिया में मोस्टली जो हमारा ये इंडस रिवर वाला जो पूरा सिस्टम है वो पंजाब में है। ठीक है, तो यहां से इंडिया से निकलकर पाकिस्तान तक वो जा रहा है। नाउ इसकी आपको क्या याद रखनी है? इसकी ये जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है ना,
इंडस रिवर बेसिन के, वो आपको पता होने चाहिए। नाउ कमिंग टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, नॉट सिविलाइजेशन, हम प्लेन्स की बात करें, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ा है। सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? इराक में, राइट। तो इराक कहाँ पर है मैप में? जल्दी से बताओ, ढूंढ के दिखाओ मुझे। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, दिस इज इराक। तो इस रीजन में है मेसोपोटामियन प्लेन्स। सो दीज आर लोकेटेड इन इराक एंड दे आर फॉर्म्ड बाय टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। तो टिग्रिस मैंने बोला था ना, अभी हम फिर से पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो टिग्रिस रिवर है ना, ये मैं आपको अभी लोकेट करके बताती हूँ, जैसे हमने पहले किया था। तो ये कहीं यहाँ से शुरू होके यहाँ पर आती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर दूसरी रिवर है क्या है? यूफ्रेट्स, राइट। हाँ, तो ये जो यूफ्रेट्स रिवर है ना, ये भी टिग्रिस के साथ साथ ही है। तो नीचे यूफ्रेट्स है और ऊपर की तरफ क्या है? टिग्रिस रिवर है। दिस इज टिग्रिस ऊपर, और नीचे की तरफ को है यूफ्रेट्स, राइट। तो ये वो रिवर्स हैं जो हमें मेसोपोटामियन प्लेन्स में देखने को मिलती हैं। तो और इन्हीं की वजह से ये मेसोपोटामियन प्लेन्स बने हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द मेसोपोटामियन लोलैंड्स, ठीक है। मेसोपोटामियन लोलैंड्स भी इन्हीं को बुलाते हैं। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन विच वाज डेवलप्ड इन मेसोपोटामियन। कहाँ पर है वो? इराक में। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया कहाँ इराक कहाँ है और कहाँ पर ये दोनों कौन सी दोनों रिवर्स ने इस प्लेन को बनाया है। नाउ द फर्टाइल लैंड्स ऑफ म्यांमार एंड इंडो चाइना पेनिनसुला। तो फर्टाइल लैंड्स ऑफ म्यांमार और इंडो चाइना पेनिनसुला, सो दे आर फॉर्म्ड बाय इरावदी, मेकोंग एंड साल्वेन रिवर्स, ठीक है। मेकोंग और साल्वेन रिवर्स कहाँ पर हैं? म्यांमार में, राइट। सो इरावदी एंड साल्वेन वैलीज आर इन म्यांमार एंड मेकोंग वैली इज इन इंडो चाइना पेनिनसुला। तो ये जो वैली है ना, ये दोनों ये म्यांमार में है, और मेकोंग कहाँ पर है? इंडो चाइना पेनिनसुला में। सो दीज आर द फर्टाइल प्लेन्स विच सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर। तो ये हमारे एशिया का वो रीजन है जहाँ पर लैंड बहुत फर्टाइल है, और इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर भी ज़्यादा है और यहाँ पर पॉपुलेशन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में ना जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो साउथ एशिया में ज़्यादा है, जिसमें इंडिया, चाइना जैसी जो हमारी कंट्रीज़ हैं ये आती हैं, करेक्ट। ओके, तो हमने इस चाइना, इंडिया और म्यांमार की बात की अभी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द आइलैंड्स ऑफ एशिया। तो अब कहाँ कहाँ पर आइलैंड्स हैं? दो तो हमारे पास भी हैं। कौन से हैं? एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। तो वी स्टार्ट विद द जापान। सो जापान इज अ कंट्री विच इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जापान एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ बहुत सारे आइलैंड्स है, और वो आइलैंड से ही एक कंट्री बना है, एंड इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। लोकेट करें तो ये देखो, ये जापान है। अब अगर आप जापान की बाउंड्री देखो ना, तो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट पानी में ही है। ये मेनलैंड यहाँ पर रह गई, रशिया है, मंगोलिया है, चाइना है, इंडिया है ना, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो ये ना पूरा एक इकट्ठा लैंड मास है। लेकिन अगर आप जापान को देखो ना, तो ये हमारी तरफ से तो एक तरह से वो पानी में है, राइट। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और इन्हीं आइलैंड्स ने मिलकर जापान एक कंट्री बनाया है। एंड कौन से ओशियन में है? सो दे आर इन पैसिफिक ओशियन। ओके, चलो आगे बढ़े। नाउ द अंडमान निकोबार आइलैंड, सो दे बिलोंग टू इंडिया एंड दे आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो अब बात करते हैं अंडमान आइलैंड्स की, जो कि यहाँ पर है, एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल में, राइट। और इस तरफ है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। तो ये दोनों, both these islands they belong to India, so another group of Indian islands and they are located in the Bay of Bengal। तो एशिया एक तरह से ना, एशिया इज अ होम ऑफ मेनी आइलैंड्स। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जो आइलैंड, जिनके बहुत सारे आइलैंड्स हैं, मतलब वो छोटे 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 लैंड मासेस से मिलकर वो कंट्रीज बनी हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द कुरेली आइलैंड्स। तो कुरेली आइलैंड्स कहाँ पर है? तो ये लोकेटेड है जापान में,
और ये रशिया के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब है मैं अभी समझाती हूँ। पहले मैं आपको ये बता लेती हूँ कि ये आइलैंड्स कहाँ हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये है रशिया, ये वाला जो नीचे पोर्शन है दिस इज जापान एंड दीज आर द कुरेली आइलैंड्स। तो मतलब ये जो पूरा पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, ये जो आप आइलैंड्स देख रहे हो दीज ऑल आर द कुरेली आइलैंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो दे आर लोकेटेड नियर जापान बट दे आर अंडर रशियन ज्यूरिसडिक्शन। तो इस टर्म का ये मतलब है कि ये जो आइलैंड्स है ना, इनको ये रशिया के अंडर आते हैं, रशिया के ही लॉज और रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं, और यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना या मिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी रशिया की ही हैं यहाँ पर। और रशिया इन आइलैंड से अपना ट्रेड, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इन आइलैंड्स को यूज करता है। और इसका जो थोड़ा साउथ वाला पोर्शन है वो जापान के अंडर है। तो बेसिकली जापान also claims that these islands belong to Japan। तो इसी वजह से ना इन दोनों कंट्रीज के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट भी रहता है इन आइलैंड्स की वजह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। मलय आर्कीपेलागो, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह के आइलैंड्स हैं। सो दीज आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। दे इंक्लूड जावा, बाली, सुमेत्रा, तैमूर, न्यू गिनिया, देन Sulawesi, Borneo. So active volcanoes are found in Southeast Asia due to tectonic activities। तो ये जो islands हैं ये active volcanoes, इस Southeast Asia के इस region में active volcanoes भी देखे गए हैं। So some islands are formed due to the प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। तो इसमें से काफी सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से ही बने हैं। सो देर आर पार्शियली सबमर्ज्ड माउंटेन्स एंड हैव नाउ इमर्ज्ड एज आइलैंड्स। तो पहले वो पार्शियली सबमर्ज्ड माउंटेन्स थे और अब वो जो टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट है ना उसकी वजह से ये आइलैंड्स बन चुके हैं। तो अब अगर हम इस मैप में देखें तो मैप में आप ये देखो, ये है इंडिया, राइट, यहाँ पर है इंडिया, ये रशिया है, इस तरफ चाइना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो आप आइलैंड्स देख रहे हो ना, बेसिकली ये जो पर्पल में है ये आपको यहाँ पर हमने थोड़ा बेटर दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्वायर में पोर्शन है इसको हमने यहाँ पर एनलार्ज किया है। सो दीज आर द आइलैंड्स, जो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलके बना है। और ये मतलब एक तरह से अगर आप बोलो तो ये ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं और वो उनसे मिलकर ये बना है। तो यहाँ पर ये इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इन सब के आइलैंड्स यहाँ पर आते हैं। और ये है न्यू गिनिया, इसके भी आइलैंड्स। ये सारे आइलैंड्स मिलके हम इनको बुलाते हैं मलय आर्कीपेलागो आइलैंड्स, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द मेजर क्लाइमेट जोन्स इन एशिया। तो एशिया के मेजर क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो जो अगर हम एशिया को हम ग्लोब पे देखते हैं सबसे पहले, तो अब अगर हम इस ग्लोब पर देखें ना तो इस ग्लोब में हमें क्या ढूंढना है, हमें एशिया ढूंढना है, ठीक है। तो मेरे सामने है बिल्कुल एशिया, तो मैं आपकी तरफ इसको टर्न करती हूँ, ठीक है। तो ये है एशिया, ठीक है, ये रशिया है, यहाँ पर जापान है, ठीक है, इस तरफ जापान है, फिर ये है ईरान, इराक, और ये वो सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन है जहां पर हमने अरेबियन पेनिनसुला पढ़ा है, ठीक है। तो अब अगर आप इस पूरे पोर्शन को देखो ना, तो अगर ये एक बॉल है और इसमें बॉल को बीच से कट कर दूं, ये एक थिक लाइन से मैं अगर इसको कट कर दूं, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है काफी पोर्शन हमारे एशिया का। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो हमने साइबेरिया पढ़ा था, साइबेरिया ऊपर की तरफ को था, राइट। तो अब अगर मैं आपको साइबेरिया को ना एक बार मैप में दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप इस मैप को देखो ना, तो इस मैप में ऊपर यहाँ पर हम साइबेरिया बोलते हैं, रशिया में ऊपर वाला जो रीजन है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ऊपर आके रशिया है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज साइबेरिया,
ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के पास है। तो हमने पढ़ा था ना, ये वो रीजन है जहां पर जो नॉर्थ पोल के पास है, और यहाँ पर ना बहुत ज्यादा टाइम मतलब थ्रू आउट द ईयर ऐसा एरिया है ये जहां पर बर्फ गिरी रहती है, जहां पर टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग से भी बिलो रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए यहाँ पर ये थिनली पॉपुलेटेड रीजन है, लोग कम रहते हैं यहाँ पर। और साइबेरियन बर्ड जो है वो उड़ के कहाँ आते हैं, हमारी कंट्री में, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, तो इस रीजन में ना ये रीजन ठंडा रहता है, ठीक है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस सेज दैट द पोलर नॉर्थ, ठीक है, तो ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, राइट, तो ये जो ऊपर है, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ पोर्शन है, इट इज नियर टू द पोलर नॉर्थ। सो इट हैज एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, और यहाँ का जो सेंट्रल और साउथ वेस्ट एशिया है, इट इज हॉट एंड ड्राई डेजर्ट एनवायरमेंट। तो मतलब हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, तो ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये सऊदी है साउथ में वेस्ट की तरफ को, तो ये वाला जो पोर्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर ना गर्मी ज्यादा रहती है, और ये ड्राई रीजन्स हैं, हॉट रीजन्स हैं, और यहाँ पर हमें डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। सो द ट्रॉपिकल साउथ इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो अब अगर आप नीचे की तरफ आओ, अगर अब आप इंडिया की तरफ आओ यहाँ पर, सो नाउ इट इज ओवर हियर, तो ये साउथ की तरफ को है, इसलिए यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। देन द टेम्परेचर वेरिएशंस की अगर हम बात करें, सो सम रीजन्स एक्सीड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 38 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये चीज तो हमने अपनी ही कंट्री में बहुत देखी है कि टेम्परेचर जो है वो मतलब गर्मियों में 40s में, मतलब ऑलमोस्ट 45 से भी ऊपर पहुंचता हुआ हमने देखा है। सो दीज आर द रीजन्स, ओके। नाउ अदर्स एक्सपीरियंस बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, राइट। तो कुछ ऐसे रीजन है, जैसे हम साइबेरियन रीजन की बात करें तो वो नॉर्थ पोल के पास है, तो उस रीजन में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे रहता है। तो एशिया मतलब एक ऐसा बड़ा सा लार्ज सा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जहां बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, जहां पर डेजर्ट्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं, माउंटेन रेंजेस भी हैं, सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्लाइमेट ऑफ एशिया का जो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स है वो थोड़े बहुत समझ आए हैं। तो मेजर कौन कौन से हैं? नॉर्थ पोल है, सेंट्रल साउथ एशिया है, ट्रॉपिकल साउथ है, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, चलो। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन एशिया। तो अगर हम रेनफॉल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एशिया का जो लैंड फॉर्म्स है ना, या जो लैंड मास है ना, वो काफी डाइवर्स है, ठीक है, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, हमें बहुत अलग अलग तरह का लैंड फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो अगर हम थ्रू आउट एशिया की बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न काफी अनइवन देखा गया है। रेनफॉल होती है लेकिन वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है और सीजन टू सीजन वेरी करती है। मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें मॉनसून में बहुत हैवीली बारिश होती है और कुछ दूसरे ऐसे हैं जो मॉनसून में भी ड्राई ही रहते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द एनुअल रेनफॉल इन एशिया, तो ऐसे रीजन्स हैं जहां पर हैवी रेनफॉल होती है, मतलब इतनी ज्यादा कि इट इज मोर देन 300 सेंटीमीटर इन सम एरियाज विच इंक्लूड्स साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड इक्वेटोरियल रीजन्स हैं। ये क्या है, समझ आया? मुझे तो नहीं आया, तो ठीक है, अब मैप में समझे। तो अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, मतलब नीचे और ईस्ट के तरफ को, तो अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर है थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम, फिर ये मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तो ये साउथ नहीं है, राइट। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो ये साउथ, ये ईस्ट और ये साउथ, तो ये साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है जहां पर हमें हेविली बारिश होती हुई दिखाई देती है। तो बेसिकली वो जो हमने मलई आइलैंड्स पढ़े थे ना, वहां पर हमें बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो याद रहेगा अब कौन सा वो रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब तो भूलोगे नहीं, यहाँ के 2-3 कंट्रीज के नाम याद कर लो, याद रहेगा, ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है।
दूसरा है रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, मतलब ऐसे रीजन्स जहां पर बारिश होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती. सो इट इज बिटवीन 100 to 200 centimeter annually. It includes parts of India, Southeast Asia, Central and Southern China, Philippines and Japan. ठीक है, चले. तो यहां पर देखो ये है कंट्रीज जैसे कि इंडिया, नेपाल, चाइना के कुछ पार्ट्स. अब अगर हम इंडिया और नेपाल में ही बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो 7 सिस्टर स्टेट्स आती हैं, इन रीजन्स में बारिश होती है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, मॉडरेट तरह की बारिश होती है. इवन जापान भी इसी में आता है. म्यांमार का ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ये भी इसी रीजन में आता है. ठीक है, तो जब भी पढ़ो मैप के साथ पढ़ो. नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जहां पर एनुअली 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा कम रेनफॉल होती है. तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ये सेंट्रल, वेस्ट एशिया, साइबेरिया और सेंट्रल हाईलैंड प्लेटूज कौन से हैं? जल्दी से बताओ. तो आपको डेजर्ट वाला रीजन याद है हमारे एशिया में? तो एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पर अगर हम आए तो म्यांमार का कुछ पोर्शन, ठीक है, ये वाला कुछ पोर्शन, न्यू गिनिया का पोर्शन, ठीक है, जो कि यहाँ पर आता है. फिर मलेशिया, इवन सऊदी अरेबिया, ठीक है, इन सब ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पर बारिश होती है लेकिन बहुत ही कम होती है. मतलब एज कंपेयर टू अदर रीजन्स लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हैज बीन रिकॉर्डेड इन दीज एरियाज एनुअली. ओके, तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रखोगे, या कहीं भूल जाओगे तो या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ लेना या लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना. द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एशिया, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एशिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. तो पहली चीज है इसका लैटिट्यूड, ठीक है, हमने पढ़ा था. देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सीज, फिजिकल फीचर्स, विंड एंड एयर करंट्स एंड ओशन करंट्स इन मॉनसून. तो एशिया का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो मेजरली ये 5 फैक्टर्स हैं कि कोई भी जगह है वो ग्लोब में किस जगह पर है, उसका लैटिट्यूड क्या है, ठीक है. दूसरा कि उसका सी से कितना डिस्टेंस है, कितना दूर या कितना पास है वो सी के. तीसरा उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, वहां पर प्लेटूज हैं, डेजर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा पेड़ हैं, क्या है वहां पर. देन वहां पर हवाएं और वाटर के करंट्स कैसे हैं, विंड एंड एयर करंट्स एंड इवन द ओशन करंट्स, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिट्यूड ऑन क्लाइमेट. तो लैटिट्यूड की अगर हम बात करें सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. तो अगर मैं आपको बोलूं कि लिस्ट 5 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एशिया, तो पहले आप ये सारे लिखोगे. देन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ एशिया. सो यू विल मेंशन लैटिट्यूड, ठीक है. सो द एशियन कॉन्टिनेंट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ठीक है. दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है. अब यहाँ पर ना 3 हीट जोन्स आते हैं. फर्स्ट इज टॉरिड जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन मतलब एक ऐसी जगह जहां पर बहुत हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट हो. टेम्परेट जोन जहां पर मॉडरेट क्लाइमेट है. और फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड से याद रख लेना फ्रिज, फ्रिज क्या होता है, ठंडा. तो ये वो जगह है जहां पर एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है. तो टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, ठीक है. टेम्परेट हमें पता है एक ऐसा रीजन है जहां का क्लाइमेट ओके रहता है, मॉडरेट सा रहता है, राइट. तो टॉरिड आपको याद रह जाएगा और फ्रिजिड को आपने फ्रिज से याद रख लेना है. स्टार्टिंग विद द इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस द हॉटेस्ट क्लाइमेट्स. तो जो इक्वेटर के पास के रीजन्स है ना वहां पर सबसे ज्यादा गर्म क्लाइमेट देखने को मिलता है. नॉर्दर्न रीजन्स विच आर क्लोज टू द आर्कटिक ओशन, ठीक है. तो अब अगर मैं इस ग्लोब में देखूं तो ये यहाँ पर है आर्कटिक ओशियन, ठीक है. हाँ, तो ये रशिया है, ठीक है, रशिया में ऊपर साइबेरिया है और यहाँ पर आर्कटिक ओशन है. तो नॉर्दर्न रीजन्स जो आर्कटिक ओशन के पास हैं वहां पर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स देखे गए हैं जिसमें हमने साइबेरिया पढ़ा है, राइट. नेक्स्ट इज द
मिडल लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर्स, जो अब थोड़ा नीचे आके बीच जैसे में जो लैंड है, जो मिडल लैटिट्यूड्स हैं वहां पर मॉडरेट मतलब वो टेम्परेट टाइप का हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए। तो जो इक्वेटर के पास है वहां तो बहुत ही गर्म टेम्परेचर है, जो इक्वेटर से थोड़ा दूर है वहां पर टेम्परेट क्लाइमेट है, और जो नॉर्थ पोल की तरफ है वहां पर या आर्कटिक ओशन के पास है तो वहां पर क्या है, वहां पर फ्रिजिड, दैट इज द फ्रिजिड जोन, विच मीन्स कि वहां पर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं। द नेक्स्ट कम्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो कोई भी चीज सी से या कोई भी लैंड मास सी से कितना दूर है। So the vast longitudinal extent of Asia, many areas are far from sea. तो अब हमने वैसे तो बहुत सारे आइलैंड्स पड़े हैं यहाँ पर, मतलब वैसे ऐसा लग रहा है कि पानी में ही सब कुछ है, राइट। तो यहाँ पर हमने ना ये सारे आइलैंड्स देखे थे जो कि पानी में ही है, राइट। यहाँ पर जापान भी ऑलमोस्ट पानी में ही है, लेकिन अगर अब आप यहाँ पर आओ ना तो कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान, फिर अगर हम इस तरफ आए तो मंगोलिया है, राइट। तो ये सारे वो रीजन्स हैं जो कि सी से बहुत दूर हैं। सो द कोस्टल रीजन्स एक्सपीरियंस मरीन क्लाइमेट, ठीक है। तो जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो कोस्ट के पास है, सी के पास है, ठीक है, वहां पर मेरीन क्लाइमेट होता है विद मॉडरेट टेम्परेचर एंड हायर ह्यूमिडिटी। तो अगर आप इंडिया में भी ना, अगर आप केरला में आओ तो केरला में क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कई बार 28, 30, 32, मैक्सिमम 33 रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर मॉडरेट है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी फील होती है आपको। द इंटीरियर रीजन्स एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स विद वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, ठीक है। तो अब जो बीच वाला रीजन है एशिया का, तो इस बीच वाले रीजन में क्या है, मतलब हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, हाँ, तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो इस रीजन में क्या है कि जब समर्स आएंगी ना वो भी बहुत ज्यादा गर्म होंगी और विंटर्स भी उतनी ही ठंडी होंगी, ठीक है। देन डेजर्ट में इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया रिसीव्स लो रेनफॉल ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो अब अगर हम सऊदी अरेबिया और इन सब की बात करें तो सी की कई चीजें ऐसी हैं जो सी से काफी ज्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल कम देखी गई है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द रीजन्स विच वी वर टॉकिंग अबाउट। ये ऑलमोस्ट सेंट्रल जोन है, इंडिया में भी ये वाला पार्ट जो है वो सेंट्रल पार्ट आता है, जहां पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये वाले जो रीजन्स हैं, है ना, यहाँ पर जो सी के पास हैं वहां पर जो टेम्परेचर है वो, मतलब वहां पर बारिश तो काफी होती है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो टेम्परेट जोन में ये सारे रीजन्स आते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर है आर्कटिक ओशियन, तो आर्कटिक ओशियन के जो पास है इस एरिया, ये साइबेरिया रीजन है, यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स देखे गए हैं। Now the next is influence of the physical features. So the topography of Asia plays key role in climatic variations. तो हमारे पास क्या है, माउंटेन रेंजेस भी हैं, जैसे हमारे पास हिमालयाज हैं, हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट है, तो इसका इम्पैक्ट टेम्परेचर पर और प्रेसिपिटेशन पर बहुत ज्यादा होता है। तो होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस होती है ना, तो जब हवा चलती है तो क्या होता है कि जैसे हवा चली, आगे आ गई माउंटेन, ठीक है, हमने साउथ अमेरिका में भी ये चीज पढ़ी थी। तो अब आ गई आगे माउंटेन रेंज। अब ये जो माउंटेन रेंज है ना, ये हवा को रोक रही है। अब हवा क्या होगी, हवा ऊपर की तरफ जाएगी। जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इस हवा में जितना भी मॉइस्चर है वो सारा मिलके क्लाउड बना देगा और फाइनली उस रीजन में जो उसके आसपास आता है वहां पर स्नो या फिर रेन होगी बहुत ज्यादा, राइट। तो दिस इज हाउ माउंटेन्स एक्चुअली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। सो माउंटेन्स दे ब्लॉक कोल्ड विंड्स, ठीक है, कीपिंग इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वार्मर इन विंटर्स, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। तो अब अगर आप देखो ना, तो जो सेंट्रल एशिया है, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान,
तजिकिस्तान, राइट। तो ये वाले जो रीजन्स है ना, यहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है। तो विंटर्स में क्या होता है कि आगे यहाँ से जो हवाएं उठती हैं सेंट्रल एशिया से, वो काफी ठंडी होती हैं। तो जब ये आगे इंडिया नेपाल की तरफ आती हैं या इंडिया की तरफ बांग्लादेश की तरफ आती हैं, तो यहाँ पर हिमालयन रेंज है, और वो हिमालयन रेंज जो है वो इन कोल्ड विंड्स को ब्लॉक करती हैं, और विंटर्स उतनी भी ठंडी नहीं होती हैं। तो हमने देखा है कि विंटर्स ठंडी है, लेकिन अगर ये माउंटेन रेंज ना हो और वो ठंडी हवाएं इंडिया की तरफ आए, तो इंडिया पूरा ही फ्रीजिंग टेम्परेचर पर होगा इन विंटर्स। बट ये माउंटेन रेंज जो है ये विंड्स को ब्लॉक करके इंडिया को फ्रीजिंग टेम्परेचर तक नहीं आने देती हैं। So the windward side of the mountains receive heavy rainfall due to moisture-laden winds rising, cooling and condensing। ठीक है, तो जो विंड वाली साइड की जो माउंटेन है उस तरफ को, मतलब इंडिया से दूसरी तरफ को मान लो कि वहां पर बहुत सारी बारिश होती है, क्योंकि ये जो मॉइस्चर वाली हवा होती है ऊपर जाती है, ठंडी होती है, क्लाउड्स बनते हैं और रेनफॉल या स्नो की फॉर्म में वो पानी नीचे आता है। सो द लीवर्ड दैट इज द रेन शैडो एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल लीडिंग टू डेजर्ट लाइक कंडीशंस। तो एक होती है वेस्टवर्ड साइड, सॉरी विंडवर्ड साइड, और एक होती है लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड होती है जहां से हवाएं उठती हैं, और लीवर्ड साइड होती है जो ये रेन शैडो एरिया होता है, मतलब वहां से हवाएं उठी, बारिश वहीं पर हो गई और उसकी दूसरी तरफ बारिश नहीं हुई, दैट इज द लीवर्ड साइड। तो वो साइड ऐसी होती है जहां पर बारिश कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से वहां पर डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखी गई हैं। तो अब जब हम चैप्टर इंडिया पढ़ेंगे ना, तो इंडिया में आपको इंडिया के बारे में, राजस्थान में डेजर्ट क्यों है, बाकी उसके आसपास वाली स्टेट्स डेजर्ट क्यों नहीं है, ये सब हम वहां पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप इन दोनों टर्म्स को, विंडवर्ड और लीवर्ड साइड को समझ लो, ठीक है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि हवाएं उठी, हिमालय माउंटेन रेंजेस ने ब्लॉक की और बारिश वहीं पर हो गई और दूसरी साइड नहीं आई। Okay, now the influence of wind on climate. So monsoon winds play a crucial role in determining the climate of South and Southeast Asia. तो साउथ का और साउथ ईस्ट एशिया का क्लाइमेट जो है वो पूरा मॉनसून विंड्स पर डिपेंड करता है। मॉनसून विंड्स दे ब्लो फ्रॉम कोल्ड टू वार्म रीजन्स, तो वो ठंडी से गर्म जगह को आती हैं। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सीजन्स, तो सीजन्स क्या है, मॉनसून जो है ना वो एक सीजनल चेंज होता है। मॉनसून के टाइम पर जो सीजनल चेंज होता है विंड की डायरेक्शन में, ठीक है। और विंटर जैसे जैसे खत्म होता है ना, तो ये जो मॉइस्ट एयर होती है साउथ वेस्ट से, मतलब जब इंडियन ओशियन की तरफ से ये मॉइस्चर वाली एयर चलती है ना, तो वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरफ वो आती है। और इस टाइम पर समर्स में इंडिया के कुछ रीजन्स में बहुत ज्यादा हैवी बारिश होती है, जिसकी वजह से वहां का जो वहां पर बारिश भी ज्यादा होती है और वहां का क्लाइमेट भी ह्यूमिड हो जाता है, ठीक है। इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली हम बाद में पढ़ेंगे। तो समर मॉनसून जो है दे आर फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। तो जैसे अगर हम आए टुवर्ड्स द साउथ, अगर हम केरला की तरफ जाए, तो वहां पर ना जो बारिश है वो इस अप्रैल में, जून में काफी ज्यादा बारिश होती है। उसका रीजन यही है कि जो विंड्स होती हैं वो इंडियन ओशन की तरफ से चलती हैं और यहाँ पर बारिश लेकर आती हैं। सो दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट and they bring rainfall to India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar and to the Southeast Asia. ठीक है, they create humid climate and torrential rainfall. Now what is the meaning of this torrential rainfall? Torrential rainfall का मतलब होता है एक ऐसी बारिश जो थोड़े टाइम के लिए होती है लेकिन बहुत ज्यादा होती है, जिसमें लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स का खतरा रहता है। So those are the torrential rainfalls. Now coming on to the winter monsoon, जो अक्टूबर टू अप्रैल में देखा जाता है, तो इट ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये विंड्स आती हैं एंड दे ब्रिंग ड्राई विंड्स एंड लेस रेनफॉल। तो बारिश मतलब हवा आती है, वो ड्राई होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए बारिश भी कम देखी जाती है। हिमालयस ब्लॉक मोस्ट ऑफ द कूल एयर कीपिंग सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका वार्मर। तो इसीलिए श्रीलंका और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो गर्म है, क्योंकि हिमालयस बहुत ज्यादा ठंडी हवा को ब्लॉक कर रहे हैं। समटाइम्स एसोसिएटेड विद द ड्रॉट, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर सूखा तक पड़ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ विंड्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, राइट। तो हिमालयाज जो हैं वो
एक तरह से विंड और मॉइस्चर को प्रिवेंट करती हैं, जो मतलब उनको ठंडी हवाओं को रोकती हैं, जो केरला और श्रीलंका को गर्म रखती हैं, मतलब केरला और श्रीलंका तक ठंडी हवा नहीं आने देती हैं, राइट। इवन टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु ऑल्सो, राइट। ओके, नाउ लास्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट्स का क्या इन्फ्लुएंस है? ओशियन करंट एक्ट एज अ कन्वॉयर बेल्ट ट्रांसपोर्टिंग वार्म एंड कोल्ड वाटर अक्रॉस द ओशन। तो आपने वो कन्वॉयर बेल्ट देखी है ना, जो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, सामान उसके ऊपर घूमता रहता है, तो ये कुछ ऐसा ही है। जो ओशियन करंट्स होते हैं वो गर्म और ठंडे पानी को जो है वो ओशियन में ही मिक्स करते रहते हैं। हमने वेव्स देखी हैं, तो ये वेव्स क्या होती हैं? ये चलती रहती है और कंटिन्यूअसली पानी की मिक्सिंग होती रहती है। सो दे रेगुलेट द ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्प बैलेंस द टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो जो ओशियन करंट्स है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे टेम्परेचर को, मतलब थ्रू आउट द ग्लोब हमारे टेम्परेचर के क्लाइमेट को रेगुलेट करना और बैलेंस करना टेम्परेचर के डिफरेंसेस को, कि जहां बहुत ज्यादा ठंड हो जा रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखने में ओशन करंट्स बहुत हेल्प करते हैं। तो हमारे पास हैं दो मेजर ओशन करंट्स दैट अफेक्ट एशिया। दे आर आइशो करंट विच आर कोल्ड एंड कुरोशियो करंट्स विच आर वार्म। सो टॉकिंग अबाउट ओयोशियो करंट्स, तो ओयोशियो करंट्स कोल्ड करंट्स है, कोल्ड आर्कटिक करंट्स है, ठीक है। सो दे फ्लो फ्रॉम आर्कटिक ओशन साउथवर्ड अलोंग द बेरिंग स्ट्रेट। तो कहां से? तो ओशियो करंट्स जो हैं वो कहां से चलते हैं? वो आर्कटिक ओशन से चलते हैं। तो ये है आर्कटिक ओशन, और बेरिंग स्ट्रेट कहां है? हमने पढ़ा था ये वाली साइड, राइट। सो दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, जब हम लोकेशन की बात कर रहे थे। तो ये जो ओशन करंट्स हैं ये यहाँ को चलते हैं, राइट। समझ गए कहां से कहां को? सो दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ईस्टर्न रशिया। जो ईस्ट का, जो बेरिंग स्ट्रेट की तरफ का जो ईस्ट का रशिया है, वहां के क्लाइमेट को ये अफेक्ट करते हैं। एंड दे कॉज Vladivostok to freeze in winters requiring ice breaking ships। क्या होता है ये कौन सी जगह है? यहाँ किस जगह की बात हो रही है ये? तो ये एक जगह है नियर जापान, ठीक है। तो ये ना कहीं यहाँ पर एक जगह है जहां पर इतनी ठंडी हवा आती है, मतलब ये साइबेरिया से भी इतने कोल्ड करंट्स आते हैं कि ये ऑलमोस्ट फ्रीजिंग हो जाता है। यहाँ का जो पानी है ना वो भी फ्रीज हो जाता है। और इस जगह पे, क्योंकि ये कहाँ की बात हो रही है, मतलब इन रीजन्स की जहां पर ट्रेड ओशन के साइड पर है, तो ट्रेड, इवन जो नेवी के ऑपरेशंस है उनको कंटिन्यू रखने के लिए इस जगह पर आइस ब्रेकिंग शिप्स का यूज करना पड़ता है, ताकि आइस को तोड़ा जाए और ये जो ट्रेड वाले ऑपरेशंस है, नेवी के ऑपरेशंस है, ये सही से चलते रहें। सो दिस इज अबाउट ओशियो करंट्स। नाउ द सेकंड इज कुरोशियो करंट्स। तो कुरोशियो करंट्स वार्म ओशन करंट्स है, जिन्हें ब्लैक करंट और जापान करंट भी बोला जाता है, इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन में नॉर्थ की तरफ को, मतलब ये पैसिफिक ओशन है तो ये ऊपर की तरफ को ये करंट्स देखे जाते हैं। So they flow northward along Japan and Taiwan and sustains coal reefs along the Japan's coast, right? So the meeting of the cold and warm currents lead to the thick formation of fog and the moderates the climate of Japan and Taiwan. अब क्योंकि ये एक जगह ऐसी आती है ना जहां पर ये दोनों ही कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स आपस में मीट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर थिक फॉग फॉर्मेशन होती है, और इन करंट्स के मीट करने की वजह से ही ताइवान और जापान का जो टेम्परेचर है ना वो मॉडरेट सा रहता है, ना बहुत गर्मी रहती है और ना ही बहुत सर्दी रहती है, ठीक है। तो आपको ये ओशन करंट समझ आए, दो तरह के ओशन करंट्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर को अच्छे से यहाँ तक पढ़ लेना है, और अब जो बचा हुआ जितना भी चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्लाइमेट, द प्लेटूज एंड एवरीथिंग दैट वी डिस्कस टुडे। कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, or you can book your class with Learno Hub Swayam. I'll see you next time with the next video. We'll complete the chapter. Till then you all take care, and as you all know, Learno Hub मतलब free है पर best है।